हेलो, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग लवजीत, सहन, गोयल, प्राची, पंडल, संकेत, वैष्णवी, केशव, आर्ची, सहन, प्रणीत, हिमानी, प्रथम, कुशल, पावन, मालिनी, सपना, प्रियांशी, अक्षित, श्रुतिका, आदित्य, जीनल। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलिए सर, शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रारंभ किया जाए अपना आज का मुद्दा। तो मैंने जैसा आप लोगों से कल कहा था कि स्टार्टिंग में मैं आप लोगों की क्विज लूंगा, लेकिन कल हम लोगों ने कुछ ऐसा किया नहीं था जिसके बेसिस पर एग्जाम में कोई क्वेश्चंस वगैरह आए, तो इसलिए आज कोई क्विज नहीं होगी। क्विजेस हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्विज रोज होगी आपकी, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो क्विज लाइक क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसके बेसिस पर क्विज लाइक क्वेश्चंस बनेंगे, तो कल करेंगे। एक बार क्विकली हम लोग अपने दो एम्स रिवाइज करेंगे। एक बार हम लोग क्विकली अपने दोनों एम्स रिवाइज करेंगे। व्हाट आर द एम्स? ऑलराइट, वेरी गुड। कुशल, केशव, मालिनी, आदित्य, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज। सईदा, लवजीत, मनीष, अक्षित, श्रुतिका, वेरी नाइस। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, एब्सोल्युटली राइट। एक बार मुझे चैट बॉक्स में स्पैमिंग चाहिए, ये वाली तो इस चीज को लेकर तो मुझे चैट में स्पैमिंग चाहिए, और मुझे तगड़ी वाली स्पैमिंग चाहिए। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, यस, वेरी नाइस। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, बहुत शानदार, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं एक बार क्विकली आप लोगों को रिकैप करवा देता हूं कल हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो मैंने आप लोगों को टैक्सेशन का ओवरव्यू बताया था। मैंने आपको बताया था कि टैक्स होता क्या है, तो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है। फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि सरकार को पैसा चाहिए होता है देश चलाने के लिए। तीन तरीके होते हैं, या तो सरकार बिजनेस कर सकती है, या तो वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती है, या तो टैक्सेस लगा सकती है। टैक्सेशन की हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बात की कि एंशिएंट टाइम्स में कैसे होता था, और उसके बाद हम लोगों ने मॉडर्न टाइम्स में पिछले 100 सालों की पूरी जर्नी यहां पर देखी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। फिर मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दो आर्टिकल्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 265 कहता है कि गवर्नमेंट लोगों पर टैक्स तभी लगा सकती है अगर उसको कानून इजाजत दे। अब कानून भी कौन बनाता है? गवर्नमेंट ही बनाती है। पर हमारे पास दो टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीन टाइप की लिस्ट है हमारे पास। यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर्स लिस्टेड हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सारे मैटर्स लिस्टेड हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे मैटर्स हैं जिनमें यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर, सेंट्रल या स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर लॉ बना सकती हैं। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 कहती है कि सभी टाइप की इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 कहती है कि एग्रीकल्चरल इनकम पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। हम लोगों ने फिर बात की थी कि दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका मतलब हम लोगों ने कल जीएसटी की क्लास में और थोड़ा कायदे से समझा था। डायरेक्ट टैक्स में आपके पास आता है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास आता है जीएसटी, कस्टम्स और एक्साइज, और भी कई सारे टैक्सेस आते हैं। उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मतलब हम लोग से ये इंटरमीडिएट में नहीं, आप लोग बाद में समझोगे। डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर चार चीजें आती हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024, इनकम टैक्स रूल्स 1962, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी, एंड देन वी हैव जुडिशियल केस लॉज। मैंने आपको बताया था कल कि मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए कौन कौन से फाइनेंस एक्ट्स एप्लीकेबल है। तो मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 तीनों अटेम्प्ट्स के लिए फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल है। मई 25 के लिए नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स एप्लीकेबल है टिल 31 अक्टूबर 2024। सितंबर 25 के लिए नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स एप्लीकेबल होंगे इशूड अप टू 28 फरवरी 2025, और जनवरी 26 के लिए नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इशूड अप टू 30 जून 2025 आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ये दो बुक्स मिलेंगी। इन दोनों बुक्स के स्टार्टिंग में क्यूआर कोड है। उस क्यूआर कोड में जब आप स्कैन करोगे तो जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगा कि ये अपडेट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वैसे वैसे मैं उन अपडेट्स के लिए अपना राइटअप भी दे दूंगा, अपने नोट्स भी बनाकर दे दूंगा, और मैं वीडियोस भी वहां पर अपलोड करता रहूंगा। ठीक है,
ओके उसके बाद फाइनेंस एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद उसको दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलता है, साइन हो जाता है, वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और अभी के लिए क्योंकि ये इलेक्शन ईयर था तो यहां पर जो फाइनेंस एक्ट आया है, फाइनेंस बिल आया है, 2 फाइनेंस बिल्स आए हैं। फाइनेंस बिल नंबर 1 आया था 1 फरवरी 2024 को और फाइनेंस नंबर 2 बिल आया है अभी 23 जुलाई 2024 को। आप लोगों के मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के अटेम्प्ट के लिए फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 एप्लीकेबल होगा, राइट। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया था। सबसे पहला टर्म हम लोगों ने जिसके बारे में बात की थी वो था असेसी। असेसी का सिंपल मतलब होता है वन हु इज बीइंग असेस्ड, लेकिन यहां पर टेक्निकल टर्म्स में इसका मतलब होता है पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स इज नोन एज एन असेसी। अब पर्सन के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। तो 7 टाइप के पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी और फाइनली वी हैव आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम बेसिकली हम लोगों ने बात की थी कि जितना भी पैसा आप कमाते हो उसको 5 अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो उससे जो भी पैसा मिलता है उसको हम चार्ज करते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। अगर आप एक किसी मकान के ओनर हो और उस मकान को आप किराए पर देते हो तो उससे जो भी आपको रेंटल इनकम होती है वो हम लोग चार्ज करते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो या अगर आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो उससे जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपका कोई कैपिटल एसेट है उसको बेचकर आप प्रॉफिट कमाते हो, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि सपोज आपके पास कोई मकान है, आपने मकान को बेचा और प्रॉफिट कमाया और इस पर जो भी पैसा आएगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। और अगर कोई भी इनकम इनके अलावा चलेगी उसके बाद तो फिर उसको हम लोग टैक्स करेंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। इन 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, राइट। ओके फिर मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में बताया था कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर होते बेसिकली फाइनेंशियल ईयर्स ही हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट होते हैं कि आप कौन सी वाली इनकम के बारे में बात कर रहे हो। जिस साल आप इनकम कमाते हो वो वाला साल उस इनकम के लिए प्रीवियस ईयर हो जाता है और उसके अगला वाला साल असेसमेंट ईयर होता है क्योंकि उस साल आप इसमें टैक्स पे करते हो। मैंने आपको 2 स्कीम्स के बारे में बताया था कि एक हमारे पास ओल्ड स्कीम है और एक हमारे पास न्यू स्कीम है। ओल्ड स्कीम प्रीवियस ईयर 2021 तक डिफॉल्ट थी, प्रीवियस ईयर 2021 तक कोई स्कीम थी ही नहीं, सिर्फ एक ही स्कीम होती थी। प्रीवियस ईयर 2021 से एक न्यू स्कीम आई गई, प्रीवियस ईयर 2021 से न्यू स्कीम आई गई। तो ओल्ड स्कीम यूज्ड टू बी डिफॉल्ट स्कीम टिल प्रीवियस ईयर 22-23 और न्यू स्कीम डिफॉल्ट स्कीम बन गई प्रीवियस ईयर 23-24 से। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें इन दोनों ही स्कीम्स को पढ़ना होगा और उसके बाद रेट्स से हम लोगों को आज यहां से शुरू करना है। क्या कल जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वो आप लोगों को क्लियरली याद आ गया है? कल हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा क्या वो आप लोगों को यहां पर क्लियरली याद आ गया? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से बता दो मुझे। विनय कह रहा है लेट्स गो, वेरी नाइस, यस। मुस्कान, विनय, करिश्मा, सहायन, मालिनी, अक्षित, मनीष, रितिका, दिया, प्रियांशी, श्रुतिका, क्षितिज, अमेजिंग 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 अमेजिंग। ठीक है, तो ये हो गया संकेत, वेरी नाइस। तो यहां पर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेट्स के बारे में। और अच्छा, ओल्ड स्कीम को ना लॉ बोलता है ऑप्शनल स्कीम और न्यू स्कीम को लॉ बोलता है डिफॉल्ट स्कीम। तो अगर कहीं पर भी आप वर्ड देखोगे ना ऑप्शनल स्कीम तो आपको समझ जाना है कि वो ओल्ड स्कीम के बारे में बात हो रही है, और अगर कहीं पर भी आप वर्ड देखोगे डिफॉल्ट स्कीम तो आपको समझ जाना है कि ये न्यू स्कीम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आइए सर शुरू करते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये रेट्स आपको याद रखने होंगे, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करना, हम इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे यहां पर कि आपको सारी की सारी चीजें आराम से याद होती चली जाएंगी। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके तो जहां तक नोट्स की बात है तो नोट्स YouTube पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नोट्स आ गए थे, राइट। तो YouTube पे ये वाली जो क्लास चल रही है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो बिल्कुल नोट्स की चिंता मत करना आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के लिए रेट्स क्या क्या होते हैं ध्यान से देखना। 2.5 लाख रुपए तक एक पैसा भी टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% के रेट से टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख रुपए पर 20% के रेट से टैक्स लगता है और 10 लाख के ऊपर 30% के रेट से टैक्स लगता है। ये आपके सामने है। दिस इज फॉर रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। हमारे पास आगे चलकर एक पूरा चैप्टर आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस पर, जहां पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, वगैरह वगैरह। अभी जो भी आप लोग अपने मन में समझ रहे हो वो थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है, थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, लेकिन जब हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर करेंगे
तब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है, नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है। लेकिन अभी के लिए आपको समझना होगा, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, ये टैक्स रेट्स आपके सामने लगते हैं। ठीक है, आराम से देख लो। और अब मुझे बताओ कि अगर किसी बंदे की सैलरी 12 लाख रुपए की है, साल भर की इनकम उसकी 12 लाख रुपए की है, ठीक है, तो उसको कितने रुपए का टैक्स देना होगा? फटाफट से मुझे बताओ। अगर किसी बंदे की जो एनुअल इनकम है वो 12 लाख रुपए की है, तो उसको कितने रुपए का टैक्स देना होगा? रेट्स आपके सामने, कैलकुलेशन आप अपने दिमाग से सोचो और अपने आप से, अपने मन से सोच के मुझे बताओ कि इन रेट्स के हिसाब से आपके दिमाग में क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है। ठीक है, एंड आई वांट टू नो द आंसर्स फ्रॉम दोस पीपल हु हैवंट स्टडीड टैक्स बिफोर। जिन लोगों ने बीकॉम में पढ़ा हुआ है या वार्म अप बैच वगैरह में पढ़ा हुआ है तो आप लोग तो निकाल ही लोगे, लेकिन जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, मैं उन लोगों के आंसर्स जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कैसे सोच पा रहे हो, प्रॉपरली सोच पा रहे हो या जैसे भी सोच पा रहे हो। आई वांट टू नो। तो अगर एनुअल इनकम 12 लाख रुपए है, ओके, 1,72,500, 1,72,500, 3,60,000 rupees प्रियांशी, ऑल राइट, रितिका 3,60,000, सहाइन 3,60,000, अर्शदीप 3,60,000, ऑल राइट, जीनल 3,60,000, और बाकी कई सारे लोग कह रहे हैं 1,72,500, कई सारे लोग कह रहे हैं 3,60,000। ठीक है, 3,60,000, ओके, वेरी नाइस। यूट्यूब पर भी मैं देख रहा हूं बीना चौहान 3,60,000, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही अमेजिंग। आओ अब इसको देखते हैं क्या होगा ये। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये टैक्स रेट्स हैं। देखो जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं ना, सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। ये रेट्स हैं 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 20%, और 10 लाख रुपए के ऊपर 30%। ठीक है, तो आपकी इनकम मैंने कितनी बताई? मैंने इनकम बताई कि लेट्स से 12 लाख रुपीस की इनकम है। अब आप समझना कि कैलकुलेशन कैसे होती है, उसके बाद हम लोगों का आज की क्लास का पूरा काम ही है कि आज हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ इसकी हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है आज। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करना, पूरा बहुत टाइम है अभी अपने पास, हम लोगों को इसी की प्रैक्टिस करनी है आज पूरी क्लास में, बस इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे। तो आराम से सुनना। देखो, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीस की है, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीस की है, तो देखो कैसे आप निकालोगे। अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी कोई नहीं लिखना, जब मैं बताऊंगा तब आपको लिखना है, अभी आपको सिर्फ समझना है। 2,50,000 रुपीस तक आपका जो टैक्स है ना, वो कुछ नहीं आएगा, दैट विल बी निल। फ्रॉम 2,50,001 रुपी टू 5 लाख रुपीस, ये कितना आएगा? ये होगा 5% के रेट से। तो 5% किस पर लगेगा? 5% सिर्फ यहां से लेकर यहां तक वाले अमाउंट पर लगेगा। ठीक है, पहले 2,50,000 रुपीस पर निल, कोई टैक्स नहीं। आप लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने 3,60,000 निकाला, आप लोगों ने सिंपली क्या किया कि 12 लाख पर आपने 30% अप्लाई कर दिया। ऐसे नहीं होती है कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन हो कैसे रही है। 2,50,000 रुपीस, जो पहला 2,50,000 रुपीस होगा ना, उस पर एक पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 रुपीज से लेकर 5 लाख रुपीस तक कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए हो गया। इस 2.5 लाख रुपए पर 5% के रेट से टैक्स लगेगा, तो ये होगा 5% ऑफ 2,50,000 रुपीज। कितना आया? 5% ऑफ 2,50,000 रुपीज। देखो 2,50,000 रुपीज का 5% कितना आया? यह आया 12,500। ठीक है, यह आया 12,500। फिर फ्रॉम 5 लाख 1 रुपीज टू 10 लाख रुपीज, ये देखो आप स्लैब में देखो, स्लैब में देखो, अबव 5 लाख अप टू 10 लाख कितना? 20%। तो 5 लाख से 10 लाख तक कितना अमाउंट है? 5 लाख रुपए का अमाउंट है। फ्रॉम 5 लाख रुपीज टू 10 लाख रुपीज, टोटल कितना अमाउंट है? 5 लाख रुपीज का अमाउंट है, उस पर लगेगा टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। तो 20% ऑफ 5 लाख रुपीज, 20% ऑफ 5 लाख रुपीज कितना आएगा? 20% ऑफ 5 लाख रुपीज कितना आएगा? यह आएगा 1 लाख रुपीज, यह आएगा 1 लाख रुपीज। और 10 लाख रुपीज के ऊपर जितना भी होगा, सिर्फ उस वाली वैल्यू पर 30% के रेट से टैक्स लगेगा। तो फ्रॉम 10 लाख 1 टू 12 लाख रुपीस, 10 लाख से 12 लाख तक का जो होगा, सिर्फ उस पर 30% का टैक्स लगेगा।
ठीक, कितना 60,000, तो कितना हुआ 12,500 प्लस 1,00,000 प्लस 60,000, कितना हो गया ये 172,500। इंस्टेड ऑफ 3,60,000 ये आया 1,72,500। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? तो इनकम टैक्स जो है अपने देश का वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। कम इनकम पर कम टैक्स होगा, ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स होगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 2,50,000 रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख रुपीज तक ये जो एडिशनल 2.5 लाख रुपीज है, सिर्फ इस पर ये 5% का टैक्स है। 5 लाख रुपीज से लेकर 10 लाख रुपीज तक ये जो एडिशनल 5 लाख रुपीज का है इनकम है, इस पर 20% के रेट से टैक्स है। और 10 लाख रुपीज के ऊपर 12 लाख रुपए तक ये जो एडिशनल 2 लाख रुपीज है, इस पर 30% का टैक्स आपका लग जाता है। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? क्लियर? क्लियर हो गई? क्रिस्टल क्लियर? यस, वेरी नाइस एवरीवन। राम राम जी, कृष्णा पुंडीर, राम राम। ठीक है सर, आपकी क्लास के लिए कमिंग सून शो हो रहा है, ऑन नहीं हो रही है। हो तो गई, आप आ तो गए हर्षिता। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, वार्म अप का फायदा हो गया आदित्य नेमा, चलो बहुत बढ़िया। बस अब हम लोगों को यही करना है। अब सुनो मेरी बात, टैक्स निकालना आप लोगों को आ गया। ठीक है, टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो आ गया आप लोगों को। अभी हम इसी के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, अब आओ आगे चलते हैं। लॉ मेकर्स ने उन लोगों के लिए एक बेनिफिट दिया है जो 60 इयर्स या 60 इयर्स से ज्यादा के होते हैं, मतलब जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उन लोगों के लिए लॉ कह रहा है कि 2.5 लाख की जगह 3 लाख एग्जेम्प्ट है। उन लोगों के लिए लॉ कह रहा है कि 2.5 लाख की जगह 3 लाख एग्जेम्प्ट है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या था, अप टू 2,50,000 रुपीज वॉज एग्जेम्प्ट। यहां पर अप टू 3 लाख रुपीज इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, और 3 लाख रुपीज के आगे जितना भी होगा वो जैसे नॉर्मल चल रहा था वैसे ही चलेगा। मतलब 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। ठीक है, एंड देन वी हैव सुपर सीनियर सिटीजंस आल्सो। अगर किसी की एज 80 या 80 से ऊपर है तो उन लोगों के लिए 5 लाख रुपीज तक एग्जेम्प्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब 5 लाख रुपए तक तो एक पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे नॉर्मल लोगों के लिए 60 इयर्स से कम के लोगों के लिए, आपके मेरे लोगों के लिए 2,50,000 रुपीज तक की एनुअल इनकम पर एक पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। तो बेसिक exemption limit 2,50,000 rupees for people less than 60 years of age. For people from 60 years to 80 years कितना, 60 years to 79 years कितना आ गया, 3 लाख rupees is the basic exemption limit, and 80 above के लिए 5 लाख rupees is the basic exemption limit. Done? Okay. अब यहां पर एक बात आती है कि अगर किसी का 60th बर्थडे 1 अप्रैल 2025 को पड़ता है, ये सुनना मेरी बात, काफी इंटरेस्टिंग है ये। अगर किसी का 60th बर्थडे सपोज 1 अप्रैल 2025 को पड़ता है, ठीक है, वो 1 अप्रैल 2025 को अपना 60th बर्थडे मनाएंगे। कोई एक दादाजी हैं, वो 1 अप्रैल 2025 को अपना 60th बर्थडे मनाएंगे। सब लोग कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इन दादाजी को हायर बेसिक एग्जेम्पशन का लिमिट 60 या 60 से अबव वाली एज वालों को 3 लाख रुपीस तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ना। अगर किसी की एज 60 या 60 से ऊपर हो जाती है तो उन लोगों को कितने रुपए का एग्जेम्पशन है, 3 लाख रुपीस तक का बेसिक एग्जेम्पशन है। ठीक है, तो अगर किसी दादाजी का बर्थडे 1 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है 60th बर्थडे, तो उनको हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट कौन से प्रीवियस ईयर में मिलेगा? प्रीवियस ईयर 24-25 में मिलेगा या प्रीवियस ईयर 25-26 में मिलेगा? आपका क्या कहना है, आप बताएं मुझे चैट सेक्शन में। अगर दादाजी का 60th बर्थडे 1 अप्रैल 2025 को होता है, अगर दादाजी का 60th बर्थडे 1 अप्रैल 2025 को होता है, तो उनको हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट प्रीवियस ईयर 24-25 में मिलेगा या 25-26 में? ओके, सपना कह रही है 25-26, कई सारे लोग कह रहे हैं 24-25, कई सारे लोगों ने कहा 24-25, सहायन कह रहे हैं 25-26, संकेत 25-26, प्रणीत 25-26, ऑलराइट, रौनक वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, पावन, करिश्मा वेरी गुड। ठीक है, आओ समझते हैं इसको। एक्चुअली दादाजी को हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट प्रीवियस ईयर 24-25 में ही मिल जाएगा। कैसे सर? 60th बर्थडे तो यहां पर मनाया जा रहा है, 1 अप्रैल 25 को मनाया जा रहा है। हाँ, तो अभी समझो,
अगर कोई इंसान 1 जनवरी 1991 को पैदा होता है, लेट्स से, या चलो 1 जनवरी 2004 को पैदा होता है, आप में से कई सारे लोग 2004 बॉर्न हो गए, तो अगर कोई इंसान 1 जनवरी 2004 को पैदा होता है तो उसका एक साल कब कंप्लीट होता है? एक साल तो 31 दिसंबर 2004 को कंप्लीट हो गया ना। आई मीन 1 जनवरी 2005 को तो वो अपना फर्स्ट बर्थडे मनाएगा। यहां पर इसका मनेगा हैप्पी बर्थडे, यहां पर इस बंदे का मनेगा हैप्पी बर्थडे, ये फर्स्ट बर्थडे मनाएगा कि एक साल कंप्लीट हो गया। लेकिन एक साल कंप्लीट कब हुआ? एक साल कंप्लीट तो 31 दिसंबर 2004 को ही हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां पर भले ही फर्स्ट बर्थडे मनाया जाएगा कि आज से एक साल पहले मैं पैदा हुआ था, लेकिन वो एक साल कंप्लीट कब हो गया? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2004, एक साल तो 31 दिसंबर 2004 को ही कंप्लीट हो गया। यस, एक साल तो 31 दिसंबर 2004 को ही कंप्लीट हो गया। एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से अगर कोई दादाजी 1 अप्रैल 1965 को बॉर्न हुए हैं, अगर कोई दादाजी 1 अप्रैल 1965 को बॉर्न हुए हैं, तो ये अपना 60th बर्थडे मनाएंगे 1 अप्रैल 2025 को। लेकिन इनके 60 इयर्स कंप्लीट कब हो जाएंगे? 60 इयर्स तो इनके 31 मार्च 2025 को ही कंप्लीट हो जाएंगे। और 31 मार्च 2025 कौन से प्रीवियस ईयर में फॉल करेगा? ये प्रीवियस ईयर 24-25 में फॉल कर जाएगा। अगर कोई दादाजी 1 अप्रैल 1965 को पैदा होंगे तो उनका 60th बर्थडे बनेगा 1 अप्रैल 2025 को। सही है ना? बिल्कुल सही है। 2025 माइनस 1965, बिल्कुल उनका 60th बर्थडे बनेगा 1 अप्रैल 2025 को। लेकिन उनकी लाइफ के 60 इयर्स कंप्लीट कब हो चुके होंगे? कंप्लीट तो 31 मार्च को ही हो चुके होंगे ना, उससे एक दिन पहले। और उससे एक दिन पहले हम प्रीवियस ईयर 24-25 में आ जाएंगे। तो अगर किसी का बर्थडे आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन दिखा देता हूं, ऑल्दो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, जो मैं बता रहा था वही इंपॉर्टेंट था। स्क्रीन पे ऐसा कुछ था नहीं, मैं फिर से बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मैं कह रहा हूं किसी दादाजी का बर्थडे 1 अप्रैल 2025 को पड़ा, ठीक है, तो उसका बेनिफिट कब मिलेगा? प्रीवियस ईयर 24-25 को मिलेगा या 25-26 को मिलेगा? आप में से कई सारे लोगों ने कहा 25-26। मैं उसी का लॉजिक आपको बता रहा हूं कि अगर कोई बंदा ये नहीं भी देख रहा हो तब भी समझ में तो आ ही रहा है ना यार, जो मैं बोल रहा हूं कि 1 जनवरी 31 दिसंबर, ये सारी चीजें समझ में तो आ ही रही है ना। ठीक है, स्क्रीन नहीं भी दिख रहा तो इसका इतना लोड नहीं है। 1 जनवरी 2024 को अगर कोई बॉर्न हुआ तो 31 दिसंबर 2004 को ही एक साल कंप्लीट हो गया। 1 जनवरी 2005 को तो वो अपना फर्स्ट बर्थडे मनाएगा, राइट। सिमिलरली अगर कोई बंदा 1 अप्रैल 1965 को बॉर्न हुआ तो वो अपना 60th बर्थडे मनाएगा 1 अप्रैल 2025 को। लेकिन 60 इयर्स कंप्लीट तो एक दिन पहले ही हो जाएंगे, 31 मार्च 2025 को ही कंप्लीट हो जाएंगे। और 31 मार्च 2025 कौन से प्रीवियस ईयर में फॉल करेगा? ये प्रीवियस ईयर 24-25 में फॉल करेगा। तो अगर किसी का 60th बर्थडे 1 अप्रैल 2025 को आ रहा है, या किसी का 80th बर्थडे भी, अगर किसी का 80th बर्थडे 1 अप्रैल 2025 को आ रहा है, तो क्या उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट प्रीवियस ईयर 24-25 में मिल जाएगा? अब मुझे बता दो फटाफट से, चाहे 60th बर्थडे हो चाहे 80th बर्थडे हो, हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट प्रीवियस ईयर 24-25 में मिल जाएगा? यस और नो? हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट प्रीवियस ईयर 24-25 में मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा। मालिनी, मुस्कान, प्रणीत, रौनक, यस यस यस, अक्षित, जीनल, श्रुतिका, बहुत बढ़िया, ये क्लियर हो गई बात। विनय, यस केशव, दिस इज ओनली फॉर 1 अप्रैल। आप लॉजिकली सोचो ना, अगर कोई 2 अप्रैल को पैदा होगा तब तो वो जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर 25-26 में जाएगा ना। कंफ्यूजन तो सिर्फ 1 अप्रैल को ही होगा ना। अगर कोई 2 अप्रैल को पैदा होता है, अगर कोई 2 अप्रैल 2025 को अपना 60th बर्थडे मना रहा है, तो उसका एक साल कब कंप्लीट होगा? उसका एक साल 1 अप्रैल को कंप्लीट होगा, 1 अप्रैल 2025 को। और 1 अप्रैल 2025 तो प्रीवियस ईयर 25-26 में आ गया ना। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 प्रीवियस ईयर 25-26 में आ गया, तो यहां पर कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। तो सिर्फ 1 अप्रैल वाले ही कंफ्यूजन था, और इसी के लिए क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है। ठीक है, तो यहां पर एक क्लैरिफिकेशन इशू किया गया कि इफ एन इंडिविजुअल्स बर्थडे फॉल्स ऑन 1 अप्रैल 25, देन he turns 60 years old, he'll get the benefit of higher basic exemption limit of 3 lakh rupees in the previous year 24-25. सिमिलरली अगर कोई 80 इयर्स के होते हैं 1 अप्रैल 2025 को, तो उनको 5 लाख रुपए का हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट प्रीवियस ईयर 24-25 में ही मिल जाएगा। क्या ये बातें आप सबको समझ में आ रही हैं?
ठीक है, ओके। अब फटाफट से हम लोग दो चीजें और देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, फिर बैक टू बैक हम लोगों को आज की क्लास में क्वेश्चंस ही करने हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो देखो, एक चीज होती है सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं उनके ऊपर लगता है एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक, अगर आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक है तो 10% आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% और 5 करोड़ के ऊपर 37%। मैं यहां पर थोड़ा सा रश इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके बेसिस पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि सरचार्ज कैसे लगाया जाता है, तब मैं आपको बताऊंगा सरचार्ज कैसे लगाया जाता है। ठीक है, एंड फाइनली एक चीज लगती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। देखो, सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है ना, वो सरकार के डिस्क्रेशन पे होता है कि सरकार इसको जैसे मर्जी चाहे यूज कर सकती है, जिस पर्पस के लिए चाहे वो यूज कर सकती है। लेकिन अगर सरकार सेस बोल के कोई चीज लेती है तो सेस का मतलब होता है कि ये वाला पैसा हम सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए हम बोलकर ये पैसा ले रहे हैं। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा हम आपसे ले रहे हैं सिर्फ हम सरकारी स्कूल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए ही खर्च करेंगे। ठीक है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबके लिए लगता है एंड दिस इज कैलकुलेटेड एट 4% ऑन टैक्स। दिस इज कैलकुलेटेड एट 4% ऑन टैक्स। ये है समरी ऑफ टैक्स रेट्स, ये आपके पास समरी ऑफ टैक्स रेट्स। ठीक है, अभी सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को लेकर बिल्कुल लोड मत लो कि सर ये तो समझ ही नहीं आया कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी। अभी हम, क्योंकि अब हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और अब जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इवेंचुअली सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सारी चीजें मिटा देता हूं। मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूं और आप लोगों को शुरुआत से समझाते हैं। एक सेकेंड। चलो डन, लेट्स सी। तो आप लोग अपने नोट्स में आओगे और नोट्स में आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे। ठीक है, नोट्स में आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन। चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, ये आ गया चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन और यहां पर मैं लिखूंगा लेक्चर 2। ओवरऑल लेक्चर 2 है ना हमारा, ये ओवरऑल लेक्चर 2 है और यहां पर भी मैं लिख दूंगा लेक्चर नंबर 2। यहां पर भी मैं लिख दूंगा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज की डेट डाल देते हैं 13 अगस्त 2024। मैंने आपको बताया कि आज जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 इन तीनों अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई भी चीज आप लोगों को मतलब अपडेटेड रहने के लिए जो बुक के फ्रंट पेज पे क्यूआर कोड दिया हुआ है, वो क्यूआर कोड आप लोगों को लगातार रेफर करते रहना होगा। ठीक है, वो क्यूआर कोड लगातार रेफर करते रहना होगा क्योंकि उसमें अगर मान लो कोई भी अमेंडमेंट्स आता है तो वो मैं उस क्यूआर कोड पे अपलोड कर दूंगा कि देखो ये अमेंडमेंट्स है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। टोटल इनकम ऑफ मिस माधुरी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इज 2,50,000 रुपीज। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग हर एज इज 21 ईयर्स। आप लोग फटाफट से बताओ मुझे टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी इसकी, फटाफट से मुझे बताओ टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। टैक्स लायबिलिटी विल बी निल। ठीक है, क्षितिज कुमार, आपको गूगल ड्राइव का लिंक यहां पर अभी मैं शेयर कर दूंगा। अभी आप प्लीज परेशान मत हो उसके लिए। अभी अगर आपको तुरंत नोट्स चाहिए, जितने भी लोग ऐप पर देख रहे हैं, अभी मैं गूगल ड्राइव का लिंक यहां पर पिन कर दूंगा। प्लीज डोंट ब्रेक द फ्लो ऑफ द क्लास। ठीक है, अगर आपको अभी तुरंत नोट्स चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब आई होप प्लीज नोट्स के लिए कोई यहां पर चैट बॉक्स में मत बोला नोट्स 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 नोट्स। ठीक है, तो नोट्स अगर आपको चाहिए अभी तुरंत, अगर आपको चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नोट्स का, आप लोग वहां से जाइए, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, yes, all right. So यहां पर total income of Miss Madhuri, a resident individual, is 2,50,000 rupees. Calculate the tax liability for assessment year 25-26 assuming the age is 21 years. Obviously income कितनी है, income 2,50,000 rupees है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर आ जाएगा nil as the total income does not exceed 2,50,000 रुपीज।
ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के आगे नील एज द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2,50,000 रुपीज। डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, total income of Mr. Bansal, a resident individual, is 5,50,000 rupees. Calculate the tax liability for assessment year 25-26 assuming his age is 25 years. 5,50,000 rupees की इनकम है। आओ देखते हैं, यहां पर आप लोग सब लोग मेरे साथ साथ लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बंसल फॉर असेसमेंट ईयर 25-26. कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बंसल फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। यहां पर बनाओगे पर्टिकुलर्स, फिर यहां पर आप बनाओगे रुपए, देखो फिर लिखोगे फर्स्ट 2,50,000 रुपीज, फर्स्ट 2,50,000 रुपीज नील फ्रॉम 2,50,001 रुपीज टू 5 लाख रुपीज। आप यहां पर लिखोगे 5% ऑफ 2,50,000 रुपीज, यह आएगा 12,500। फिर आप लिखोगे फ्रॉम 5,01 रुपीज टू 5,50,000 रुपीज, 20% ऑफ 50,000 रुपीज। आप यहां पर लिखोगे 20% ऑफ 50,000 रुपीज। कितना आया? 10,000 रुपीज। ये आ गया 10,000 रुपीज। इसका टोटल करोगे कितना आएगा? 22,500। अब सुनो मेरी बात, यहां पर लिखो एड सरचार्ज, लिखो एड सरचार्ज। अब अगर हम लोगों को नहीं भी आती सरचार्ज की कैलकुलेशन, फिर भी इतना तो थोड़ा बहुत ध्यान में होगा कि 50 लाख के ऊपर अगर इनकम होगी तभी सरचार्ज लगेगा। तो यहां पर इनकम 50 लाख के ऊपर तो है नहीं, तो यहां पर सरचार्ज कुछ होगा ही नहीं। आप इसको ऐसे छोड़ दो और नीचे ले आओ, ठीक है। ये होगा 22,500 रुपीज। और फिर यहां पर लिखो एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। अब ये 4% किसका आएगा? ये 4% आएगा 22,500 का। ये 4% आएगा टैक्स लायबिलिटी का। ये 4% इनकम का नहीं आएगा, ये 4% किसका आएगा? ये 4% आएगा टैक्स अमाउंट का, ठीक है। तो 22,500 का 4%, 22,000 का 500 का 4%, ये आ गया 900 रुपीज। तो ये आई आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी प्लस 22,500, दिस इज 23,400, ठीक है। दिस इज 23,400। यहां पर आपने लिखा टैक्स लायबिलिटी 23,400 रुपीज, ये आई आपकी टैक्स लायबिलिटी। इस तरह से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? इस तरह से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है, ठीक है। श्रेया कह रही है सर व्हाई डोंट वी कैलकुलेट यूजिंग न्यू टैक्स स्लैब्स? करेंगे श्रेया, उसके बारे में भी बात करेंगे ना। मैंने आपको कल बताया था ना कि ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ना है हम लोगों को, तो हम लोगों को ओल्ड भी पढ़ना है, न्यू भी पढ़ना है, तो हम ओल्ड भी करेंगे और न्यू भी करेंगे, ठीक है। कल बात हुई थी ना इसके बारे में, राइट। और कल इसी चीज का लेकर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि पिछले वाले में भी कोई ना कोई कह रहा था कि न्यू से क्यों नहीं कर रहे, न्यू से क्यों नहीं कर रहे। सिलेबस में आपके ओल्ड और न्यू दोनों है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी ओल्ड और न्यू दोनों है, तो आपको ओल्ड और न्यू दोनों समझना है, ठीक है। न्यू में दिक्कत नहीं होगी। डन, ये बात समझ में आई? 23,400 रुपीज सबका आ गया। बूम। आर्ची वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वैष्णवी, मुस्कान वेरी नाइस, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, करिश्मा, विनय, जीनल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। Mr. X has a total income of 12 lakh rupees for previous year 24-25, comprising of income from house property and interest on fixed deposits. Compute his tax liability for assessment year 25-26, assuming his age is 46 years. आओ लिखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3।
computation of tax liability of Mr. X for assessment year 25-26. Particulars रुपए आप लिखोगे यहां पर फर्स्ट 2,50,000 रुपीज नील फ्रॉम 2,50,001 to 5 lakh rupees, 5% of 2,50,000 rupees, this is 12,500. फिर from 5 lakh 1 rupees to 10 lakh rupees, 20% of 5 lakh rupees, this is 1 lakh rupees. And from 10 lakh 1 to 12 lakh rupees, 30% of 2 lakh rupees, this is 60,000. कितना आया? कितना आया ये? 12,500 plus 1 lakh plus 60,000. How much is it? 1,72,500. या ये 1,72,500 रुपीज. अब आप यहां पर करोगे एड सरचार्ज. सरचार्ज कुछ है नहीं, तो टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 172,500. और फिर यहां पर करेंगे एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%. तो आएगा 4% ऑफ 172,500. 4% of 172,500. This is 6,900. And your total tax liability 179,400. And your total tax liability will be 179,400. This is your total tax liability, 1,79,400 rupees. क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? ठीक है, 1,79,400 रुपीज. वेरी नाइस. रौनक कह रहा है मेरा गलत आ रहा है. कोई बात नहीं रौनक, आप देखो एक बार कैसे कैलकुलेशन हो रही है. ठीक है, कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेटर में गलत कैलकुलेशन, गलत बटन दब रहे होंगे. दोबारा से करो, सही आ जाएगा. ठीक है, 172,500, दिस इज योर आंसर. 179,400, sorry, 179,400, this is your answer. Moving on to the next question, question number 4 पर आते हैं हम लोग. Question number 4 देखो. Total income of Miss Priyanka, resident individual, is 15,10,000 rupees. Calculate the tax liability for assessment year 25-26, assuming her age is 21 years. ठीक है, तो देखो, calculation of tax liability of Miss Priyanka for assessment year 25-26. Particulars रुपए. First 2,50,000 rupees nil. From 2,50,000 to 2,50,001 to 5 lakh rupees. 5% of 2,50,000. This is 12,500. From 5 lakh 1 to 10 lakhs, 20% of 5 lakhs, this is 1 lakh रुपए.
फ्रॉम 10 lakhs टू 15,10,000, ये है ना 15,10,000, 30% ऑफ 5,10,000। ठीक है, 30% ऑफ 5,10,000, तो 5,10,000 का 30% ये आता है 153, ये आ गया 1,53,000। टोटल 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,53,000 कितना आया? 265,500। 265,500 आप यहां पर करोगे ऐड सरचार्ज, जो कि कुछ भी नहीं आएगा, एंड दिस विल बी 265,500। फिर आप करोगे ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%, तो 4% ऑफ 265,500। $10,620 plus 265,500, this is 276,120। ये आई आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, 276,120, दिस इज योर टोटल टैक्स लायबिलिटी। क्या ये सबका आ चुका है? 276,120 एवरीबॉडी। अरे अमेजिंग यार, अमेजिंग। रौनक, मेघा, जीनल, सईदा, वैष्णवी, सहायन, गरिमा, मालिनी, केशव, विनय, आर्ची, विनय, प्राची, ये कौन है? दीपिंकी, करिश्मा, श्रुतिका, प्रणीत। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Total income of Nishant, age 32 years, is 15,60,000 rupees. Compute the tax liability for assessment year 25-26. ठीक है, क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हो? क्या ये 15,60,000 रुपीज निकालने वाला आप लोग होमवर्क में कर सकते हो? यस, हम लोगों ने अभी 15,10,000 रुपीज निकाला। क्या ये 15,60,000 रुपीज आप होमवर्क में कर सकते हो? यस, कर लोगे ना? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर घनश्याम, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, इज 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपीज इनकी टोटल इनकम है। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग हिज एज इज 40 इयर्स। मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी एज में यहां पर सरचार्ज लगेगा? एज छोड़ो, 50 लाख की इनकम है, क्या आपको लगता है कि यहां पर सरचार्ज लग जाएगा? क्या आपको लगता है यहां पर सरचार्ज लगेगा? फटाफट से मुझे बताओ, सरचार्ज लगेगा? नो, बिल्कुल सही जवाब, नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनकम 50 लाख रुपीस को क्रॉस नहीं कर रही है। अगर इनकम 50 लाख रुपीस को क्रॉस कर रही होती तो लग जाता। ठीक है, अगर इनकम 50 लाख रुपीस को क्रॉस कर रही होती तो लग जाता, लेकिन क्या यहां पर इनकम ने 50 लाख रुपीस को क्रॉस किया? बिल्कुल भी नहीं। और अगर इनकम 50 लाख रुपीस को क्रॉस नहीं कर रही है तो यहां पर सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पर सरचार्ज नहीं लगेगा। आप लोग इसको भी लिखकर होमवर्क में करना। मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को इसकी भी टैक्स लायबिलिटी बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में कि फाइनल टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी, जिससे जब आप लोग होमवर्क में सॉल्व करो तो आपको इमीडिएटली आपका आंसर पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि आपको लिखकर सॉल्व करना है, आप लोगों को ऐसे मुंह जबानी नहीं करना है। अब ये मैथ्स वाला चला गया कि ठीक है सिर्फ कैलकुलेटर पे हो जाएगा। हम लोग अभी यहां पर, मैं आपके लिए सिर्फ टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके लिख कर बता रहा हूं, बाकी आप लोगों को इसको घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, 15,60,000 रुपीज की इनकम है तो 2,50,000 रुपीज तक तो निल, फिर 2.5 लाख से 5 लाख 12,500 आ जाएगा, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख रुपए आ जाएगा। इसको मैं कर देता हूं M+, फिर 10 लाख से 15,60,000, तो 15,60,000 माइनस 10 लाख, ये आया इतना। इसका 30% ये हो गया M+, टोटल इतना आया। इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा और आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी 291,720। ठीक है, फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 291,720। अब आप लोग, लेकिन आप लोगों को पूरा इसको लिखकर करना है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा इसको लिखकर करना है प्रॉपर्ली। आंसर मैंने बता दिया 291,720, 291,720। ठीक है, विनय कह रहा है सारी प्रॉब्लम्स होमवर्क दे दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। तो देखो, 2,50,000 रुपीज तक तो निल, 2,50,000 से लेकर 5 लाख रुपीज तक कितना? 250 से लेकर 5 लाख रुपीज तक 12,500 M+, फिर 5 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज तक कितना? 20%, तो 1 लाख रुपीज
एम प्लस, और फिर 10 लाख रुपीज से 50 लाख रुपीज तक यानी 40 लाख रुपीज पर 30% एम प्लस एमआरसी ये आ जाएगा, और इसका इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी 13,65,000 रुपीज। 13,65,000 रुपीज। ठीक है, ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी 13,65,000 रुपीज। दिस विल बी योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल इनकम 12 लाख रुपए है for previous year 24-25 comprising of income from house property and interest on fixed deposits. Compute his tax liability for assessment year 25-26 assuming his age is 63 years. मुझे बताओ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने की होगी? एज यहां पर 63 इयर्स की है अगर एज 63 इयर्स की है तो व्हाट विल बी द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? कम ऑन, व्हाट विल बी द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? एब्सोल्युटली राइट। अक्षित, आदित्य, करिश्मा, रौनक, विनय, मुस्कान, श्रुतिका, डिपिंकी, जीनल, वेरी नाइस। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहां पर आ जाएगी 3 लाख रुपीस की। आओ इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। पर्टिकुलर्स रुपए, पर्टिकुलर्स रुपए, तो आ जाएगा फर्स्ट 3 लाख रुपीस, फर्स्ट 3 लाख रुपीस पर निल, फ्रॉम 3 लाख 1 टू 5 लाख रुपीस, यह आएगा 5% ऑफ 2 लाख रुपीस यानी 10,000, फ्रॉम 5 लाख 1 टू 10 lakh, %20 of 5 lakhs, and then from 10 lakh 1 to 12 lakhs, 30% of 2 lakhs, 60,000, यह आएगा 1,70,000। ऐड करेंगे सरचार्ज जो कि कुछ भी नहीं होगा, 1,70,000 ये आ गया। ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%, 4% ऑफ 1,70,000, $6,800 प्लस 1,70,000, 176,800, ये आई आपकी टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी आई 176,800। क्या ये सबका आ गया 176,800? Is this clear to each and every one of you? Yes, फटाफट से बता दो मुझे। Is this absolutely clear to each and every one of you? 176,800. Yes, बहुत बढ़िया। क्षितिज कह रहे हैं सर आप HEC लिख रहे हो, हमें पूरा लिखना होगा क्या, या हम भी इतना लिख सकते हैं? आप भी HEC लिख सकते हो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, H&EC आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, H&EC आप भी लिख सकते हो, नो इश्यूज, राइट। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 176,800। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8।
Mr. X has a total income of 12 lakh rupees for previous year 24-25, comprising of income from house, property and interest on fixed deposit. Compute his tax liability for assessment year 25-26, assuming his age is 82 years. अब यहां पर 82 है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख की हो जाएगी. आओ फटाफट से इसको भी कर लेते हैं. Let's do this quickly. Question number 8. Calculation of tax liability of Mr. X for assessment year 25-26. Particulars रुपए First 5 lakh rupees nil. इनकम कितनी है? 12 लाख की है. From 5 lakh 1 to 10 lakh rupees, 20% of 5 lakhs यानी 1 लाख. From 10 lakhs 1 to 12 lakhs, 30% of 2 lakhs, 60,000. Yeah, 1 lakh 60,000. Add surcharge. 1,60,000. Add health and education cess at 4%. तो 4% of 1,60,000. 1,60,000 का 4% ये आ गया 6,400. $166,400. ये आ गया 1,66,400 रुपीज. डन हो गया सबका? गेटिंग इट एवरीवन? सब समझ में आ गया? बोलो निश्चय फॉरएवर. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं. सिंपल लग रहा है अभी तक? सिंपल लग रहा है? मजा आ रहा है? सिंपल लग रहा है? मजा आ रहा है? डन, बूम, वेरी नाइस. यस, प्रणीत, प्राची, सहायन, मालिनी, विनय. ऐसे ही सिंपल सिंपल तरीके से सब होता रहेगा आराम से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज डन. आओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. टोटल इनकम ऑफ मिस राधिका रेजिडेंट इंडिविजुअल इज 18 लाख रुपीज. कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग हर एज इज 80 इयर्स. अब बस आप लोग मुझे इतना बता दो, इसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होगी? 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए? इनकी एज एग्जैक्ट 80 इयर्स है. एग्जैक्ट 80 इयर्स पे जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 5 लाख रुपए की होगी या 3 लाख रुपए की होगी? बाकी तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे. बस आप इतना बताओ, 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए? ओके, कई सारे लोग कह रहे हैं 5 लाख, कई सारे लोग कह रहे हैं 3 लाख. सपना 3 लाख, प्रथम 5 लाख, सईदा 5 लाख, विनय 5 लाख, कृतिका 5 लाख, केशव 3 लाख, प्राची 5 लाख, अक्षित 5 लाख, ब्यूटी 3 लाख, रौनक 5 लाख, जीनल 3 लाख, वैष्णवी 3 लाख, करिश्मा 3 लाख, कुशल 5 लाख. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 5 लाख रुपए. क्योंकि 80 या 80 के ऊपर, अभी तो हम लोगों ने बात की थी ना यार, 1 अप्रैल 2005 को, अगर 1 अप्रैल 2025 को अगर 80 इयर्स का हो रहा है तो पिछले मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में ही हायर बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाएगा ना. तो हायर बेसिक एग्जेम्पशन कब होता है? 80 या 80 से ऊपर.
तो 5 लाख रुपीस का हायर बेसिक एग्जामिशन होगा 80 या 80 से ऊपर। सिमिलरली 3 लाख रुपीस का बेसिक एग्जामिशन कब होगा, हायर बेसिक एग्जामिशन 60 या 60 से ऊपर। तो यहां पर जो बेसिक एग्जामिशन मिलेगा वो आपको 5 लाख रुपीस का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट बेसिक एग्जामिशन लिमिट 5 लाख रुपए, और आप लोगों के लिए यहां पर आंसर लिख दे रहा हूं, और यहां पर आंसर भी लिख दे रहा हूं, जिससे आप लोग उसके बाद इसको अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले 5 लाख पर निल, फिर 1 लाख रुपए, ठीक है, पहले 5 लाख पर निल, फिर 1 लाख रुपए, और फिर 10 से 18 8 लाख पर 30%, यह आएगा 353,600। ठीक है, 3,53,600, 353,600, 3,53,600 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपने आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, टोटल इनकम ऑफ मिसेस स्वाति, a non-resident individual, is 2,75,000 rupees. Calculate the tax liability for assessment year 25-26, assuming her age is 65 years. 65 years की है, जल्दी से बताओ मुझे, 65 years है, जल्दी से बताओ। Her age is 65 years, जल्दी से बताओ इनकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी। ओके, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। रौनक कह रहे हैं 2,50,000 रुपीज का ही एग्जामिशन मिलेगा। श्रुतिका कह रही है 2,50,000, सईदा कह रही है 2,50,000 रुपीज। बाद में सारे लोग कह रहे हैं ब्यूटी टाइम पे तो आ जाया करो, है ना। ब्यूटी कह रही है सर ये तो बता दो क्वेश्चन कहां मिलेंगे होमवर्क के लिए, ब्यूटी टाइम पे तो आ जाया करो। ठीक है ना, कब से तो इस बारे में बात हो चुकी है, राइट। चलो, तो अब यहां पर क्या हो गया, टोटल इनकम ऑफ मिसेस स्वाति इज 2,75,000 रुपीज। भले ही इनकी एज 65 ईयर्स की है, भले ही इनकी एज 65 ईयर्स की है, लेकिन क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है तो इनको हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख रुपए का नहीं मिलेगा। जो हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट होती है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए ही होती है। जो हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट होती है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए ही होती है। ये देखो, in case of senior citizens, resident individual aged 60 years or more. In case of super senior citizens, resident individual aged 80 years or more. और अगर ये नॉन रेजिडेंट्स है तो ये इस वाले स्लैब में चले जाएंगे। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई, रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट्स के लिए 2,50,000 रुपीज का ही बेसिक एग्जामिशन लिमिट लगेगी। ठीक है, तो यहां पर ये भले ही ये इनकी एज 65 है, लेकिन इनको बेसिक एग्जामिशन लिमिट 250 की ही मिलेगी। तो 2,50,000 रुपीज तक निल, और फिर 250 से 275, ये जो 25,000 रुपीज है उस पर 5% के रेट से टैक्स लगेगा। 25,000 पर 5% के रेट से टैक्स लगेगा, और इसका हेल्थ एंड एजुकेशन से इसमें मिलाकर आंसर आएगा 1,300 रुपीज। क्या ये क्वेश्चन भी आप लोगों से अपने आप होमवर्क में हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग होमवर्क में कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 10 आराम से होमवर्क में हो जाएगा। परी कह रही है सर प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 7। सर नोट लिखना होता है, अभी तो नोट में कुछ है ही नहीं यहां पर, अभी तो मैंने नोट में कुछ भी नहीं लिखवाया। श्रेया सिंह, अभी तो मैंने नोट में कुछ भी नहीं लिखवाया, जो भी है पूरा पूरा आंसर है। किसी भी आंसर में कहीं पर भी नोट तो है ही नहीं, तो जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही लिखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? एज 63 इयर्स है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार चेक करें। एज 63 इयर्स है, तो एज अगर 63 इयर्स की होगी तो बेसिक एग्जामिशन 3 लाख रुपीस का होगा। तो 3 लाख रुपीस का बेसिक एग्जामिशन मिल गया। फिर 3 लाख रुपीस से 5 लाख रुपीस तक 5% ऑफ 2 लाख रुपीस होगा, तो 10,000 यहां पर आएगा। ठीक है परी, उसके बाद 5 लाख रुपीस से 10 लाख रुपीस 20% ऑफ दिस, ये 1 लाख रुपीस आ जाएगा। और फिर 10 लाख रुपीस से 12 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस का 30%, ये 60,000 रुपीस आ जाएगा। सही तो है? क्या कंफ्यूजन है परी? इफ यू कुड इलैबोरेट, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, ये 3 लाख रुपए तक का एग्जामिशन है, तो 3 लाख से 5 लाख, ये जो 2 लाख रुपए है इसी पर 5% लगेगा ना, इसी पर 5% लगेगा, बाकी तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, चलिए जी, चलिए, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, इज 1 करोड़ 10 लाख रुपीस। चलो अब मजा आएगा ना बीडू, क्योंकि अभी यहां पर सरचार्ज लगना शुरू होगा। 1 करोड़ 10 लाख रुपए टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई।
Calculate tax liability for assessment year 25-26 assuming his age is 50 years. Assuming his age is 50 years. तो टोटल इनकम मिस्टर वाई की कितनी है? 1,10,00,000 रुपए, एज 50 है. आओ कैलकुलेट करते हैं. अब आप सभी लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. Calculation of tax liability of Mr. Y for assessment year 25-26. Calculation of tax liability of Mr. Y for assessment year 25-26. Particulars रुपए. ठीक. अब ये 50 है और रेजिडेंट है. 2,50,000 रुपीज तक एग्जेम्प्ट होगा. फर्स्ट 2,50,000 रुपीज नील. फ्रॉम 2,50,000 रुपीज टू 5 lakh रुपीज. फ्रॉम 2,50,001 to 5 lakh rupees, 5% of 2,50,000 rupees, 12,500. From 5,01,000 rupees to 10 lakhs, 20% of 5 lakhs, तो ये आएगा 1 लाख. And from 10 lakh to कितना? 1,10,00,000. 30% ऑफ 1 करोड़. ये कितना आता है? 30 लाख. टोटल कितना आएगा? 31,12,500. 31,12,500. ठीक है, टोटल आया 31,12,500. अब आप इधर देखो, यहां आप लगाओगे सरचार्ज. जरा रेट देखो. सरचार्ज का रेट, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है, 1 करोड़ रुपए तक होती है, तो 10% के रेट से सरचार्ज लगता है. यहां हमारी इनकम 1 करोड़ के ऊपर है, 2 करोड़ तक है. यहां बस आप मुझे रेट ऑफ सरचार्ज बता दीजिए. व्हाट विल बी द रेट ऑफ सरचार्ज? आपके सामने रेट्स हैं, आप मुझे बस रेट ऑफ सरचार्ज बताइए. व्हाट विल बी द रेट ऑफ सरचार्ज? 15. वेरी गुड. करिश्मा, साक्षी, श्रुतिका, मनीष, आदित्य 2 आदित्य हमारे पास, गरिमा, प्रियांशी, वेरी नाइस. 15%. ठीक है. रेट ऑफ सरचार्ज हमारे पास जो लगता है वो लगता है 15%. ओके. तो सरचार्ज लगेगा 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ इनकम नहीं, 15% ऑफ 1,10,00,000 नहीं, 15% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी. 15% ऑफ दिस टैक्स 31,12,500. अब आप लोग देखो, इसीलिए यहां पर लगातार लिखा हुआ था कि सरचार्ज के केस में टैक्स रेट देखो, 10% ऑफ टैक्स, 15% ऑफ टैक्स, 25% ऑफ टैक्स, 37% ऑफ टैक्स. तो सरचार्ज इज नॉट अप्लाइड ऑन द इनकम, सरचार्ज इज अप्लाइड ऑन द टैक्स अमाउंट. तो 15% ऑफ टैक्स, तो 15% ऑफ 31,12,500. 15% ऑफ 31,12,500 ये आता है 466,875. 466,875. ठीक है. प्लस 31,12,500. दिस इज 35,79,375. 35,79,375. ठीक है. 35,79,375 ये आ गया. अब आप यहां पर लगाओगे एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%. और ये 4% किस पर लगेगा? ये 4% इस पर लगेगा. 35,79,375. 4% ऑफ 35,79,375. 143,175. 143,175.
प्लस 35 79 375 कितना हो गया 37 22 550 37 22 550 and this is your final tax liability 37 22 550 this is your final tax liability ठीक है ये है आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है और देखो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस पर लग रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग रहा है टैक्स पर टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज तभी मैं आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन से ये पूरा फॉर्मेट बनवाते हुए चल रहा था ठीक है तभी पहले क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या किया पूरा फॉर्मेट बेस्ड किया कि ओके ये टैक्सेस निकालेंगे उसके बाद यहां पर सरचार्ज लगाएंगे उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे तब जाकर टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी और अगर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाले यहां पर भी देखोगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है देखो 4% ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज दिखाई दे रहा है सबको इंक्लूडिंग सरचार्ज तो ये जो सरचार्ज और सेस है ये आपकी इनकम पर नहीं अप्लाई होता सरचार्ज जो है वो टैक्स पर अप्लाई होता है और जो HNEC होता है हेल्थ एंड एजुकेशन से वो भी टैक्स पर होता है लेकिन टैक्स प्लस सरचार्ज पर हो जाता है अभी क्लियर हो रहा है कि सरचार्ज कैसे निकाला जाता है ठीक थैंक यू विनय प्रनीत लवजीत श्रेया आदित्य विनय दीपिंकी श्रेया रौनक ठीक है रौनक पूछ रहे सर ये 2 मार्क्स का सम है अभी पता चलेगा इवेंचुअली ठीक है तो ये जो टैक्स लायबिलिटी होती है तो बहुत बाद की बात होती है हम लोगों को पहले इनकम निकालनी होती है इनकम निकालने के बाद हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है तो बड़े बड़े क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं बाकी एमसीक्यूज में कई बार आ जाता है कि आपको इनकम दी हुई होती है और टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए बोला जाता है ठीक है तो हम लोग क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस नहीं रहती व्हाई एम आई मेकिंग यू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस सो लॉन्ग इसलिए मैं आपको ये इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है इनफैक्ट मेरे साथ भी ये दिक्कत होती थी क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने कभी भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है तो एग्जाम हॉल में क्या होता है जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड में जो ये टैक्स लायबिलिटी निकालने वाली चीज होती है वहां कंफ्यूजन हो जाता है अरे सरचार्ज यहां आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसा आएगा कैसे होगा क्या नहीं होगा ठीक है वहां पर ये सारी चीजें दिक्कत पैदा करती हैं इसलिए मेरा हमेशा से ये फंडा रहता है मैं पहले ही 3-4 क्लासेस में इसकी इतनी प्रैक्टिस करा देता हूं कि ये लास्ट तक कोई भी भूल नहीं सकता एंड तक कोई भी इसको भूल नहीं सकता ठीक है चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखो टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जेड अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज 1 करोड़ रुपए कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग द एज इज 55 इयर्स मुझे सरचार्ज का रेट बता दो बस मुझे सरचार्ज का रेट बता दो और आपकी मदद के लिए ये आपके सामने है सारे के सारे रेट्स 1 करोड़ रुपए एग्जैक्ट 1 करोड़ रुपए व्हाट विल बी द रेट ऑफ सरचार्ज एब्सोल्युटली राइट ठीक है ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट वेरी गुड श्रुतिका आदित्य मालिनी साक्षी रौनक प्रणीत मनीष सहायन विनय मालिनी बहुत बढ़िया किसी ने भी 15% नहीं बोला इट विल बी 10% ठीक है अबव 50 लाख रुपीज अप टू 1 करोड़ रुपीज तो 1 करोड़ रुपए तक 10% है 1 करोड़ 1 रुपए भी अगर हो जाता तो आपका सरचार्ज जो है वो 15% से आ जाता तो यहां पर 10% के रेट से सरचार्ज लगेगा क्योंकि एग्जैक्ट 1 करोड़ रुपए की इनकम है ठीक है आओ कैलकुलेट करें क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्वेश्चन नंबर 12 calculation of tax liability of Mr. Z for assessment year 25-26 particulars रुपए ठीक फर्स्ट 2,50,000 rupees nil from 2,50,001 to 5 lakh rupees 5% of 2,50,000 rupees 12,500 1 lakh and from 10 lakh 1 to 1 crore
30% of 90 lakhs. Thirty percent of 90 lakhs is 27 lakhs. 27 lakhs plus 1,12,500. This is 28,12,500. ठीक है, this is 28,12,500. Add surcharge 10% लगेगा ये, 10% of 28,12,500. तो 281,250. 28,12,500. 30,93,750. 30,93,750. 30,93,750. और अब इस पर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%. तो 4% ऑफ 30,93,750. 4% of 30,93,750. 123,750. 32,17,500. ठीक है, ये हो गया 32,17,500 and this is your final tax liability. This is your final tax liability. ठीक है, 32,17,500. केयरिंग, बहुत बढ़िया यार. मेरे से पहले मैं मतलब सॉल्व करने के बाद चैट सेक्शन देख रहा हूं तो आप सब लोगों के आंसर्स यहां पर लाइन से आ रहे हैं. दैट इज जस्ट अमेजिंग. ठीक है, मेघा, गरिमा, वैष्णवी, केशव, साक्षी, सईदा, जीनल, विनय, पिंकी, श्रुतिका, विनय, मालिनी, करिश्मा, प्रणीत, साक्षी. दिस इज जस्ट अमेजिंग. आइए, ऑसम. क्वेश्चन नंबर 13. ये देखो, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी 2 करोड़ रुपए है. कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26. मुझे बस सरचार्ज का रेट बताओ. 2 करोड़ रुपए, एग्जैक्ट 2 करोड़ रुपए की इनकम है. मुझे सरचार्ज का रेट बताओ. 10%, 15%, 25% या 37%. इनकम एग्जैक्ट 2 करोड़ रुपए. आप मुझे सरचार्ज का रेट बता दो बस फटाफट से. वेरी नाइस, ब्रिलियंट यार. ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट एक्सेप्ट विनय. विनय 25% नहीं होगा ना भाई, 2 करोड़ एग्जैक्ट है. ठीक है, एग्जैक्ट 2 करोड़ रुपए. तो एग्जैक्ट 2 करोड़ रुपए में 15% ही होगा. 2 करोड़ से अगर 1 रुपया भी ऊपर होता तो 25% लगता. अभी यहां पर 15%. शाहान भाई ने टैक्स लाइबिलिटी भी निकाल दिया. रौनक यादव ने टैक्स लाइबिलिटी भी निकाल दिया. 69, 51, 750. बहुत बढ़िया. अच्छा, विनय कह रहे हैं बाई मिस्टेक टाइप कर दिया. कोई बात नहीं विनय, कोई बात नहीं. जीनल 69, 51, 750. दिस इज अमेजिंग यार. टैक्स लाइबिलिटी भी निकाल के बैठे हो तुम लोग. चलो आओ तो कैलकुलेट करें इसको फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 13 क्विकली एक बार कैलकुलेट किया जाए. लेट्स से क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13. तो मिस्टर बी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. या एक काम करें, इसको मैं होमवर्क में दे दूं तो आप लोग कर लोगे इसको. ये चलो कर ही लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर मिस्टर बी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26. पर्टिकुलर्स रुपए. All right. First 2,50,000 rupees nil from 2,50,001 to 5 lakh rupees. 5% of 250, 12,500
from 5,01,000 to 10 lakh rupees. 20% of 5 lakh rupees यानी 1 lakh. कितना है? 2 करोड़ रुपए. 30% ऑफ 1 करोड़ 90 लाख रुपए. 30% ऑफ 1 करोड़ 90 लाख रुपए. 57 lakh rupees. $58, 12, 500. 58, 12, 500. ऐड करेंगे यहां पर सरचार्ज एट द रेट ऑफ कितना? 15%. 2 करोड़ तक है ना, 2 करोड़ क्रॉस होता तब 25% पे जाते. तो 15% ऑफ 58, 12, 500. ये आता आपका 871, 875. 58, 12, 500 plus 871, 875. This is 66, 84, 375. इस पर हम करेंगे add health and education cess at 4%. तो 4% of 66, 84, 375. $267, 375, $267, 375 plus 66, 84, 375, yeah, 69, 51, 750, and this is your final tax liability. 69, 51, 750. This is your final tax liability. ठीक है? This is your final tax liability. Question number 13 is also done. क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? Yes, 69, 51, 750. Very nice. बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही उम्दा. सर ये सच में इतना टैक्स पे करना होता है क्या? हाँ, तो इनकम भी तो ऐसे ही कमा रहे हो ना. अगर 2 करोड़ की इनकम है तो उसमें इतना टैक्स तो पे किया ही जा सकता है ना, 69 लाख रुपीस का. अगर इनकम ज्यादा कमाओगे तब तो टैक्स देना ही पड़ेगा ना. ठीक, इनकम के बेसिस पर चल रहा है ना. राइट तो अगर 2 करोड़ की आपकी इनकम होगी तो ऑफ कोर्स आपको 69,51,750 रुपीस देना होगा. राइट 2 करोड़ की इनकम पर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 इज क्वेश्चन नंबर 14. इनकम 5 करोड़ है, मुझे आप लोग रेट ऑफ सरचार्ज बताएंगे. मुझे आप लोग सरचार्ज का रेट बताएंगे. इनकम 5 करोड़ है, एग्जैक्ट 5 करोड़ पे व्हाट विल बी द रेट ऑफ सरचार्ज? एग्जैक्ट 5 करोड़ रुपए की इनकम पर व्हाट विल बी द रेट ऑफ सरचार्ज? कम ऑन. 25%. एब्सोल्युटली. ठीक है, 25%. बिल्कुल 25%. श्रेया कह रही है क्या फायदा इतना कमाने का? बिल्कुल मत कमाओ, बिल्कुल भी मत कमाओ. ठीक है, बिल्कुल मत कमाओ. अरे बहन तू ये तो देख, अगर 2 करोड़ तू कमा रही है, 2 करोड़ तू कमा रही है, उसमें से 69, 51, 750 ही तो टैक्स दिया. 1 करोड़ 30 लाख. कहां गया? ये स्क्रीन ही नहीं दिखता. हाँ, मैं कह रहा हूं 2 करोड़ अगर इनकम कमाई तो उसमें से 69, 51, 750 का ही तो टैक्स दिया. 1 करोड़ 30 लाख 48,250 रुपए तो फिर भी तेरे पास है. ठीक है, 5 करोड़ के ऊपर तो विशुअल सर है, हाँ वो अलग बात है. ठीक है, तो अगर आप 2 करोड़ का टैक्स कमा रहे हो, 2 करोड़ रुपए आपने कमाया है, तो आप उसमें 67 लाख, ये 69 लाख रुपीस ही तो टैक्स दे रहे हो. यू स्टिल हैव 1 करोड़ 30 लाख रुपीस ना. ठीक है, सपना कह रही है सर टैक्स एवेजन पॉसिबल है. हाँ बिल्कुल पॉसिबल होता है टैक्स एवेजन, लेकिन वो थोड़ी सीखेंगे यहां पर. टैक्स एवेजन थोड़ी सीखेंगे हम लोग यहां पर. ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों ने बता दिया, इसको आप लोग होमवर्क में कर लोगे अपने आप। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग होमवर्क में कर लोगे और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग होमवर्क में कर लोगे। ठीक, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको 15 और 16 का हिंट दे देता हूं। देखो इसका हिंट हो गया, यहां पर सरचार्ज का रेट 25% होगा। यहां हरी है 62 ईयर्स है और इनकी ये जो इनकम है वो 64 लाख रुपीस की है। अब ही इज अ रेजिडेंट इन द प्रीवियस ईयर, तो यहां पर दो चीजें होंगी। पहली बात तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट आपका 3 लाख रुपीस का लगेगा क्योंकि 60 ईयर्स से ऊपर की एज है। और दूसरी चीज जो यहां पर होगी वो क्या होगी कि यहां पर इनकी इनकम 64 लाख रुपीस है, यानी 50 लाख रुपीस को क्रॉस कर रही है। और 50 लाख रुपीस को क्रॉस कर रही है तो 10% के रेट से सरचार्ज भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो ये 60 इयर्स के ऊपर की एज इनकी है, इनकी एज 60 इयर्स से ऊपर की है तो 3 लाख रुपीस का बेसिक एग्जाम्पशन मिलेगा। और दूसरी चीज 64 लाख रुपीस इनकी इनकम है, यानी 50 लाख रुपीस के ऊपर चली गई है तो 10% के रेट से सरचार्ज भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मिस्टर सैम एज 83 इयर्स इज अ नॉन रेजिडेंट हैज अ टोटल इनकम ऑफ 120-30। राइट, तो इनकी एज 83 है लेकिन क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है इसलिए इनको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 रुपीस का ही मिलेगा। इसलिए इनको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 रुपीस का ही मिलेगा। ठीक है, तो मिस्टर सैम की जो एज है वो 83 इयर्स की एज है, लेकिन ये क्योंकि नॉन रेजिडेंट है तो इसलिए हायर बेसिक एग्जाम्पशन के लिए ये एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो इनको 2,50,000 रुपीस का ही बेसिक एग्जाम्पशन मिलेगा। टोटल इनकम 1,20,30,000 रुपए है। टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ को क्रॉस कर गई है। अगर टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी तो यहां पर सरचार्ज आपका लगेगा 15% के रेट से सरचार्ज लग जाएगा। वेरी नाइस मालिनी। ठीक है, 15% के रेट से सरचार्ज आपका लग जाएगा। तो अब आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 किया है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस डिस्कस किए, कई सारे क्वेश्चंस लिख कर किए और बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग उसको होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनते रहना। मैंने कल आप लोगों से कहा था रिवीजन शेड्यूल के बारे में, गूगल कैलेंडर पे कैसे बनाना होता है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को वो बताने जा रहा हूं कि आप लोगों का रिवीजन प्लानर कैसा बनना चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट मी रिवीजन प्लानर इज अ मस्ट। रिवीजन प्लानर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये है आपका गूगल कैलेंडर। आप सब लोगों के पास गूगल कैलेंडर है। ठीक, अगर आप लोगों के फोन में कोई और कैलेंडर है, सपोज आपका कोई MI का फोन है या कोई और फोन है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो गूगल कैलेंडर। और अगर आपके पास आईफोन वगैरह है तो आप ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो गूगल कैलेंडर। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि जो भी चीज आप पढ़ोगे उसका पहला रिवीजन होना चाहिए विद इन 24 आवर्स। ठीक, तो अब आज आपने जो कुछ भी पढ़ा, एंड इट डजंट मैटर आप कौन सी तारीख को ये क्लास देख रहे हो, आप जिस तारीख को ये क्लास देखोगे उस तारीख से आपका गूगल कैलेंडर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कई सारे लोग ये सोचते हैं मेरा बैकलॉग है, बैकलॉग है, बैकलॉग है। कोई बैकलॉग नहीं होता किसी का भी। ठीक है, जब से आपने पढ़ना शुरू किया तब से आपको पढ़ना है, तब से आपको रिवीजन प्लानर बनाना है। तो अगर आप ये वाली चीज मई 25 के लिए देख रहे हो, सपोज आपने जनवरी में अपनी क्लासेस स्टार्ट की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जनवरी से लेकर गूगल कैलेंडर बना लो। अगर आप ये सितंबर 25 के लिए देख रहे हो, सपोज आपने फरवरी मार्च में जाकर ये वाली क्लासेस परचेज की तो आप तब से कर सकते हो। अगर आप जनवरी 26 के लिए कर रहे हो, अगर आप जनवरी 26 के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है आप ये क्लासेस और बाद में खरीदो। मे भी हो सकता है आप ये वाली क्लासेस लेट्स से जून जुलाई में कभी खरीदो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नो मैटर व्हेन यू आर वाचिंग दीस क्लासेस यू शुड बी एबल टू मेक योर गूगल कैलेंडर अकॉर्डिंगली, रिवीजन प्लानर अकॉर्डिंगली। राइट, सो जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ी, जैसे आज हम लोगों ने क्या किया, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन के क्वेश्चंस 1 to 16 किए। तो अब इसका रिवीजन कब होना है, इसका रिवीजन 14 तारीख को होना है। तो मैं यहां पर क्रिएट पर क्लिक करूंगा, इवेंट पर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं डालूंगा बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन क्वेश्चंस 1 to 16, या मैं सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकता हूं लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने रजिस्टर में तो लेक्चर नंबर 2 लिखा था ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 2। तो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लेक्चर नंबर 2 आप लोगों ने इस तरह से लिखा। अब कब करना है, ये 14 तारीख को करना है। तो यहां पर आप सेलेक्ट कर लोगे 14 तारीख। टाइम में आप लोग डालोगे सुबह 6 बजे का टाइम। टाइम में आप लोग हमेशा सुबह 6 बजे का टाइम डालोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सुबह सुबह 6 बजे ही करना है, लेकिन इसका मतलब ये है कि सुबह 6 बजे आपके फोन में रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब भी आप सोकर उठोगे तब आपका फोन आपको बता देगा कि देख भाई आज तेरे को यही रिवाइज करना है। तो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 2 आपको रिवाइज करना है, ये आपको आपका फोन बता देगा। ठीक है, अब आपने इसको कर दिया, अब आप इसको कर दो सेव। ये टास्क पे आएगा क्या, हाँ टास्क पे बेटर रहेगा, टास्क पे बेटर रहेगा, इवेंट नहीं टास्क पे बेटर रहेगा। ठीक है, आपने टास्क सेट कर दिया 14 अगस्त 2024, 6 बजे का आपका टास्क है और ये आपका सेव हो गया। तो अब कल सुबह 6 बजे आपके फोन पे रिमाइंडर आ जाएगा।
ठीक है, अब हम लोगों को इसका नेक्स्ट रिवीजन कब करना है? नेक्स्ट रिवीजन करना है 3 दिन बाद, यानी 15, 16, 17 छोड़ने के बाद 18 तारीख को रिवीजन करना है। क्रिएट पे आएंगे, फिर से टास्क पे आएंगे और ये इसको कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। यहां पर मैं डेट डालूंगा अब 18 अगस्त। ठीक है, 18 अगस्त की डेट आ गई। टाइम मैं वही सुबह 6 बजे का डाल दूंगा, टाइम मैं वही सुबह 6 बजे का डाल दूंगा और मैं डजंट रिपीट पर क्लिक करूंगा और मैं कहूंगा वीकली। अब मैंने वीकली इसका रिमाइंडर लगा दिया। अब देखो होगा क्या, आपको इसने कल रिमाइंड कराया कि देख भाई तेरे को ये लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। उसके बाद फिर 18 तारीख को आएगा रिमाइंडर कि इसको रिवाइज करना है, फिर 25 तारीख को आएगा एंड सो ऑन। तो हर संडे सुबह 6 बजे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, हर संडे आपके पास सुबह ये 6 बजे आपका रिमाइंडर बच जाएगा। अब सुनो मेरी बात, आज हमने ये 16 क्वेश्चंस किए। हमने आज ये 16 क्वेश्चंस इसलिए किए क्योंकि ये हम लोगों के लिए नई चीज थी, लेकिन है तो एक ही टाइप की चीज ना, हम लोगों ने तो बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस की है। तो जब आप लोग इसका रिवीजन करोगे तो आप इनमें से यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन डिफरेंशियल क्वेश्चंस, कुछ कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करने लग जाओगे कि ये थोड़ा सा लगे, ये थोड़ा सा लगे, इसमें मुझे दिक्कत आई एंड सो ऑन। तो वो आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बन जाएगी और फिर हर सब्सिक्वेंट रिवीजन में आपको सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। ठीक है, आपको हर रिवीजन में ये पूरे पूरे 16 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आपको हर रिवीजन में ये 16 के 16 क्वेश्चंस को लिख कर करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली सेलेक्ट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो किसी और के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, जिसमें आप गलती कर रहे हो सकता है वो किसी और कोई और उसमें गलती ना करे। राइट, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है और हर हफ्ते आप लोगों को उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर लगेगा, लेकिन इवेंचुअली इसका बहुत तगड़ा फायदा होगा एंड दिस स्ट्रैटेजी यू कैन फॉलो एक्चुअली फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ये आप हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, यस, नाउ मेनी स्टूडेंट्स विल वॉच रिकॉर्डेड बिकॉज़ एग्जाम इज नाउ 3 टाइम्स अ ईयर। यस, ठीक है, तो इस तरह से करना होगा। रौनक कह रहे बहुत वेट कर रहा हूं हेड्स ऑफ इनकम के लिए, बस 2 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा यार रौनक। ठीक है, कल और परसों में बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर आई थिंक फ्राइडे से, यस टुमारो इज व्हाट, टुमारो इज वेडनेसडे ना, तो वेडनेसडे और थर्सडे में ये बेसिक्स खत्म हो जाएगा एंड देन फ्राइडे एंड सैटरडे विल स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बड़ा मजा आएगा। कांट वेट फॉर जीएसटी सेशन, सो नाइस ऑफ यू विनय, मैं भी। ठीक है, चलो 2:30 बजे मिलेंगे जीएसटी के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। आई विल सी यू गाइस एट 2:30 PM फॉर जीएसटी सेशन। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।